बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर खान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर, ग्राफोलॉजिस्ट और ग्राफोथेरापिस्ट। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबका बड़ा ममनून हूँ कि आप मेरी वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं और बड़े मुफीद मशवरों और आरा से नवाज रहे हैं, जिससे ना सिर्फ मेरा हौसला बढ़ रहा है बल्कि मुझे वीडियो बनाने में और जो है शौक़ और जज्बा पैदा हो रहा है। साफ ज़ाहिर है ये वीडियो जो हैं वो मेरे स्टूडेंट्स, तलबात और मेरे कोलीग और वो लोग जो फिज़िक्स में दिलचस्पी रखते हैं या कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस में दिलचस्पी रखते हैं या ग्राफोलॉजी ग्राफोथेरेपी में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए एक ज़ख़ीम ख़जाना होगा और ना सिर्फ अपनी शख्सियत समझने काबिल हो जाएंगे, सब्जेक्ट पे उनकी कमांड हो जाएगी, बल्कि वे लोगों की रहनुमाई भी कर पाएंगे। तो आज ये बड़ा इस वीडियो में मेरा अहम मौजू जो है इसको मैं छेड़ूँगा, क्योंकि कायनात में जो सूरज अल्लाह ताला ने बनाया है वो बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर है। उसको जो है थर्मोन्यूक्लियर थर्मोस्टेट भी कहते हैं और थर्मोन्यूक्लियर प्रेशर कुकर भी कहते हैं। तो ये लोगों के ज़हन में ख्याल आ रहा है कि क्या उस किस्म का सूरज जो है हम ज़मीन पे बना सकते हैं। तो चाइना ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि उन्होंने वो सूरज जो है उस जैसा सूरज जो है वो बना लिया है और ये मीडिया पे बहुत आला किस्म की खबर गर्दिश कर रही है, बल्कि वीडियो भी अवेलेबल हैं कि सन ऑन अर्थ यानी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो आसमान की तरह ज़मीन पे बनाया गया है। आज मैं उस पर बात करूँगा कि क्या ये जो बात सही है, अगर सही है तो वो किस तरह बनाया गया है, अगर वो बनाया जाना है तो उसमें हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उन मुश्किलात का हल क्या है, क्या हम वो हल कर पाए हैं या नहीं। अगर हम ये सूरज ज़मीन पे बना लेंगे तो इसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसानात होंगे, इस पे हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है ये पहले वीडियो की तरह ये भी आपको पसंद आएगी और आपके फ़ीडबैक के बाद जो आपके सवाल होंगे मैं उनके जवाब दूँगा। और अगर आपका फ़ीडबैक जो है वो डिमांड करेगा तो उसकी बुनियाद पे ये मेरी जो 300 से ज़्यादा प्रेजेंटेशन है, 36 साल मैंने फील्ड में गुजारे हैं, ऑन रिक्वेस्ट बेसिस वो प्रेजेंटेशन भी पेश की जा सकेंगी और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप और सेमिनार का भी इनका किया जा सकेगा। तो आइए हम चलते हैं अपने असली वीडियो की तरफ। जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर सूरज जो है उसमें जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो ग्रेविटी का है और जो दो बड़े साइकिल उसमें चल रहे हैं वो हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल। अब सबसे बड़ा सवाल पहला तो यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल जो हैं उनको ज़मीन पे लाया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। इसका जवाब है बिग नो, क्योंकि प्रोटॉन को फ्री हालत में इस तरीके से हासिल करना, कार्बन को नाइट्रोजन को हासिल करना, फिर उस किस्म की एनवायरनमेंट पैदा करना, उस किस्म की ग्रेविटी पैदा करना, फिर गैसों को कैद करना, फिर इग्निशन टेम्परेचर को हासिल करना, ये चीज़ें सारी जो हैं वो अल्लाह ताला ने तो पैदा कर दी हैं सूरज में, लेकिन ज़मीन पे ऐसा मुमकिन नहीं है। अब इसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि ज़मीन पे अगर मुमकिन है, क्या मुमकिन भी है? उसका जवाब है हाँ। उसका जवाब ये है कि बजाय प्रोटॉन को जो है यानी हाइड्रोजन को डायरेक्ट इस्तेमाल करके लोगों ने हाइड्रोजन आइसोटोप्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया है और वो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर जो है इस पर ज़मीन पे बनाने की कोशिश की है। उसमें एक्सपेरिमेंटल हद तक वो काफ़ी तौर पे कामयाब भी हो गए हैं। तो जहाँ तक हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का ताल्लुक़ है, वो दो आइसोटोप आमतौर पे इस्तेमाल में लाते हैं हम, एक ड्यूटेरियम है, एक ट्रिटियम है, जिसके हवाले से आपने किताबों में पढ़ा भी होगा, आपको दोस्तों ने सुना भी होगा, वीडियो भी देखी होंगी, जिनको हम उर्फ़ आम में डी रिएक्शन या डी रिएक्शन कहते हैं। इसमें से भी डी रिएक्शन जो है उसको फ़ोक़ियत हासिल है डी रिएक्शन पे। उसकी मेन वजह जो है एक तो ये है कि डी रिएक्शन जो है इसकी क्यू वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दूसरी वजह इसकी ये है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है और न्यूक्लियर फिजिक्स में या न्यूक्लियर साइंसेज में जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी वो कितनी वो अच्छी हो पाती है। तो जब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब है इस रिएक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा है। और तीसरी जो अहम चीज़ है डी रिएक्शन को प्रेफर करने की वो है कि इसमें रेडिएशन लॉसेस ड्यू टू ब्रह्मस्ट्रॉलिंग जो है
वो कम हैं एज़ कम्पेयर टू डी रिएक्शन। उसके बाद 2-3 चीज़ों का और आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है जब आप इस मौजू पे बात करेंगे। एक तो है जो क्रिटिकल टेम्परेचर या ग्रेशन टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर एनर्जी की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है एनर्जी लॉस की निस्बत, यानी आउटपुट ज़्यादा मिलती है इनपुट की निस्बत। यही हमारा मकसद है कि एनर्जी हमें वाफर मकदार में मिले, ना कि एनर्जी हमें वाफर मकदार में देनी पड़े। तो ये टेम्परेचर जिस पे ऐसी कंडीशन पूरी हो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या ग्रेशन टेम्परेचर। इसमें एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि ये टेम्परेचर भी हमने हासिल करना है और एनर्जी आस्ता आस्ता हमें मिले, सस्टेन हो, कंटेनमेंट हो, कन्फाइन हो। ये मिसाल आमतौर पर छोटे लेवल पे मैं दिया करता हूँ कि अगर आपके पास एक खुश्क लकड़ी हो और आप उसको दिया सलाई से या टॉर्च से जलाएंगे, वो जितनी तेज़ी से जलेगी उतनी जल्दी वो बुझ जाएगी, यानी वो जितनी तेज़ी से एनर्जी देगी उतनी जल्दी से वो अपने अंजाम को पहुँच जाएगी। ये नहीं हमें चाहिए। ये जो रिएक्शन रैंडम होगा और कंट्रोल नहीं होगा, सस्टेन नहीं होगा, एनर्जी कन्फाइन नहीं कर पाएंगे, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर लेंगे। तो इसकी दूसरे अल्टरनेटिव है कि आपके पास गीली लकड़ी हो खुश्क लकड़ी की बजाय, और आप जो है उसको टॉर्च से जलाएँ, वो आस्ता आस्ता जलेगी। जितनी वो चीज़ आस्ता जलेगी उतने आस्ता आस्ता आप उसके इस्तेमाल में ला सकेंगे। ये कंडीशन हमारे हक़ में है। तो ऊपर जो मैंने मिसाल दी है वन कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन की है, और नीचे जो मैंने मिसाल दी है वो कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन की है। ये वो कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हैं डी और डी की शक्ल में, जिनको हम यूटिलाइज़ करके ज़मीन पर जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर या आर्टिफिशियल सन बनाएंगे, इसका चाइना ने दावा किया है। अब हम देखते हैं कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है ये अवेलेबल भी है हमें यहाँ के नहीं। उसका जवाब ये है कि ड्यूटेरियम जो है उसका अंदाज़ा लगाया गया है कि ये 0.06 ग्राम पर गैलन जो है, जिसको हम 0.015% या 150 पार्ट्स पर मिलियन जो है दुनिया में जो समुंदर, दरिया या नदी नाले पाए जाते हैं उनमें ये मौजूद है। और इसका जो अंदाज़ा लगाया गया है ये बनता है तकरीबन 10⁻15 टन्स, और इसकी कास्ट जो है 4 सेंट पर ग्राम, यानी तकरीबन मुफ्त जो है हम इन पानियों से ड्यूटेरियम जो हासिल कर लेंगे। इसलिए जो अच्छी किताबें वो लिखती हैं कि आपको जो फायरिंग जो है ऑफ द ओशंस, ये समुद्रों को जला के इसका फ्यूल जो हासिल किया जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट इफेक्टिव, यानी खर्चा हमारा बहुत कम आएगा और ये अबंडेंस में हमें अवेलेबल होगा। इसके बाद इसकी जो एनर्जी जिसको हम कहते हैं जो हमें हासिल होगी इस थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से जो हम ज़मीन पे बनाएंगे, उसका अंदाज़ा लगाया लग गया है 160 किलोवाट पर आवर, और ये तकरीबन इन्फिनिट एनर्जी बनती है। इसका मतलब पूरी दुनिया में जितनी हमारी एनर्जी क्राइसिस है या लोड शेडिंग वगैरह है, ये मसला हल हो जाएगा, और जिस मुल्क के पास ये सहूलत होगी वही मुल्क या दुनिया को डोमिनेट करेगा, वही सुपर पावर होगी एनर्जी के हवाले से। दूसरा जो बड़ा इसका कंपोनेंट है जिसको हम ट्रिटियम कहते हैं, बदनसीबी से वो नेचुरली अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है, आर्टिफिशियली अवेलेबल है, और उसकी हाफ लाइफ जो है 12.3 ईयर अंदाज़ा लगाया गया है। लेकिन इसका भी मसला इतना इसलिए नहीं है कि इसको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो लिथियम से हासिल करते हैं, और लिथियम जो है अर्थ क्रस्ट में काफ़ी मकदार में पाया जाता है। उसके लिए जो रिएक्शन हमारे पास है, लिथियम को जब हम फास्ट न्यूट्रॉन से टकराते हैं तो वो ट्रिटियम की शक्ल अख्तियार कर लेता है, उसके साथ अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं और एनर्जी निकलती है 4.8 MeV। तो एनर्जी और अल्फ़ा पार्टिकल को हम हीट अप के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रिटियम जो है फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ड्यूटेरियम के साथ मिलकर लिथियम न्यूट्राइड पैलेट बना देता है, जो फ्यूल हमें चाहिए वो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर में चलाने के लिए। इसका आसान हल लोगों ने ये ढूंढा है कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं, वो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसके जो कोर है उसके ऊपर लिथियम ब्लैकेट जो है वो चढ़ा देते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन होता है, इसमें से न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो लिथियम पे पड़ते हैं, ये रिएक्शन होता है, ट्रिटियम भी हमें मिलता रहता है, अल्फ़ा पार्टिकल एनर्जी भी, हीट अप का प्रॉब्लम भी हमारा हल होता रहता है, और फ्यूल का मसला भी हल होता रहता है। इस तरीके से ये दोनों रिएक्शन इस्तेमाल करके हमें ये ज़मीन पे जो है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर या आर्टिफिशियल सन जो है बनाया जा सकता है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये आसानी से बन जाएगा या इसमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसका जवाब है हमें कुछ नहीं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 3 कंडीशन का यकमुश्त सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं बेसिक कंडीशन फॉर द कंटेनमेंट
और कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, क्योंकि जो हमें टेम्परेचर चाहिए उस पर गैसेस जो है वो गैसेस नहीं रहती, बल्कि वो प्लाज्मा बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन जाते हैं। आयन जो है इलेक्ट्रॉन उनसे निकल जाते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आगे आयन जो है वो बन जाते हैं और वो जो है प्लाज्मा के तौर पे बिहेव करते हैं। और प्लाज्मा बड़ा आइडियल कंडक्टर है, वो करंट जनरेट करता है, उस करंट को मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी कंडीशनें हैं जो क्वालिफाई करनी होंगी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर ज़मीन पर बनाने के लिए? उसमें पहली कंडीशन है हाई प्लाज्मा डेंसिटी, जिसको अंदाज़ा लगाया गया है कि वो तकरीबन 10⁻15 पार्टिकल पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी हमारे पास कंटेन होनी चाहिए। दूसरी बड़ी कंडीशन है हाई टेम्परेचर, जो है वो तकरीबन 10⁸ केल्विन, और ये वो टेम्परेचर है जो तकरीबन सूरज के कोर में पाया जाता है, इंटीरियर ऑफ द सन। तीसरी कंडीशन ये है कि ऑप्टिमाइज्ड कन्फाइनमेंट टाइम, कि हमें एक ख़ास वक्त तक जो है ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तब वो आपका जो रिएक्शन है वो सस्टेन होगा, फिर प्लाज्मा थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी जो है वो कंट्रोल होगी और हमें मिलेगी। और उसका जो अंदाज़ा लगाया गया है वो है 6 × 10⁻19 DT रिएक्शन के लिए और 2 × 10⁻21 फॉर DD रिएक्शन के लिए। इन तीन चीज़ों को मिला के लॉसन एक इंग्लैंड में आदमी है जिसने 1957 में एक अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया था कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाए तो ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल हो जाती हैं, और वो क्राइटेरिया है उसको हम कहते हैं लॉसन क्राइटेरिया, इसी के नाम से। और उसका सादा फार्मूला है n tau = 10⁻15 पार्टिकल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ n जो है वो प्लाज्मा डेंसिटी है और टाउ जो है वो कन्फाइनमेंट टाइम है। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, n को अगर हम लो रखते हैं तो हमें टाउ को हाई रखना पड़ेगा, और अगर हम टाउ को हाई रखते हैं तो n को लो रखा जा सकता है, यानी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट शक्ल में आ जाएगा, और वो कांस्टेंट जो है वो 10⁻15 पार्टिकल पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड होना चाहिए। अब इसमें हम क्या करते हैं कि लो प्लाज्मा जो है अगर बहुत लो हो जाता है तो रिएक्शन जो है वो सील हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। प्लाज्मा डेंसिटी जो है वो लो, जब हम बात करेंगे डेंसिटी लो होगी तो टेम्परेचर और कन्फाइनमेंट टाइम उसको कोऑप नहीं कर पाएंगे, और अगर वो बहुत हाई डेंसिटी चली जाती है तो वो ओवर कंट्रोल हो जाएगा और वो प्लाज्मा लीकेज हो जाएगा, प्लाज्मा अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमें ना बहुत ज़्यादा लो चाहिए, ना हमें बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, तो हमें लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी दोनों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और इन बिटवीन हमें कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये लॉसन क्राइटेरिया भी फुलफ़िल हो और वो प्लाज्मा जो है नीदर वो सील हो नार वो लीकेज हो। तो इस तरीके से वो जो हम प्लाज्मा हासिल करेंगे वो क्राइटेरिया को पूरा करेगा, इससे थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी जो है हमें हासिल हो जाएगी। तो इसके लिए जो चाइना ने दावा किया है, दूसरे मुल्क दावा कर रहे हैं, वो जो मशीन उन्होंने बनाई है जिसको वो आर्टिफिशियल सन कह रहे हैं, वो उसका नाम है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट मशीन है, वो उसका नाम है टोकामाक। टोकामाक जो है ये रशियन वर्ड है और इसका मतलब है टोरस शेप्ड मैग्नेटिक चैम्बर। लच्छे की शक्ल में जो है एक मैग्नेटिक कैमरा बनाया गया है जिसमें ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है जो प्लाज्मा कन्फाइनमेंट का काम करता है। और दूसरी टेक्निक जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं, ये जो टेक्निक है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट वाली, ये लो प्लाज्मा डेंसिटी के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हाई प्लाज्मा डेंसिटी जो है उसको हम कंट्रोल करना या कन्फाइन करना है, उसको हम कंट्रोल या कन्फाइन करते हैं इनर्शियल कन्फाइनमेंट से, और ये लेज़र से काम करती है। और ये वही काम है जो अल्लाह ताला ने सूरज में कर रखा है, कि वहाँ जो है इनर्शिया की जगह ग्रेविटेशनल और इनर्शियल फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस करती हैं, जैसे डायनामिक इक्विलिब्रियम जब वहाँ सस्टेन हुआ है और सन हमें मुसलसल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ये दूसरी जो मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट टेक्निक है ये उन्होंने कॉपी की है। अगर आप एटमॉस्फेयर लेयर जो है उनमें देखें तो दो लेयर जो है, एक आयनोस्फीयर है, एक मैग्नेटोस्फीयर है। तो कुदरत ने हमें वो करके दिखाया है कि करंट जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप हैरान होंगे कि आयनोस्फीयर के ऊपर जो है मैग्नेटोस्फीयर है, वहाँ पे जो करंट जनरेट हो रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल कर रहा है। तो वहाँ से ये आइडिया टोकामाक वाला काफ़ी हुआ है, और काफ़ी हद तक जो है इसमें वो लोग कामयाब हो गए हैं। मैंने जिक्र किया था चाइना ने इसका दावा किया है, तो चाइना ने जो टोकामाक मशीन बनाई है उनका यह दावा है कि उन्होंने जो टेम्परेचर हासिल किया है वो तकरीबन 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, जो अंदाज़ा लगाया गया है कि सूरज का जो टेम्परेचर है उससे 6 टाइम जो है
वो ज़्यादा है, यानी इतना हाई टेम्परेचर उन्होंने अटेन कर लिया है, और इसको वो सस्टेन भी कर पाए हैं 10 सेकंड तक। और उनका यह दावा है कि 2024 में ये टोकाकू मशीन जो है, यानी आर्टिफिशियल सन जो है, ये वायबल हो जाएगा, और 2035 में उनका यह दावा है कि यह एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब अगर हम ये बातें सारी सही हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर बन जाएगा, और वो बन जाएगा तो वो किस शक्ल का होगा, उसमें क्या कुछ होगा, इसकी जो हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि उसमें 4 के स्टेजेस होंगे। 4 स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज जो सेंट्रल स्टेज होगी, उसमें हम ये जो डी और डी जो है, इसकी पैलेट को कंप्रेस करके रखेंगे, जो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होगी। जैसे ही हम जो है इसको हाई टेम्परेचर देंगे तो ये फ्यूल जो है ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन शुरू कर देगा, और जो ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन जब शुरू होगा तो वो प्लाज्मा बन जाएगा। प्लाज्मा पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई करंट जो है वो जनरेट होगा। जैसे कि पहले मैंने बात की है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर उसके जो है कूलेंट लिथियम ब्लैकर रख देंगे, जो ट्रीटियम भी प्रोवाइड करेगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ताकि वो टेम्परेचर भी सस्टेन रहे और डी के साथ टी भी मिलता रहे। यानी लिथियम यूट्राइड जो है वो पैलेट जो है फ्यूल के तौर पे काम करते रहे। इसको हम कहते हैं 1 और 2 जो है इनर रीजन, और ये कहलाता है प्लाज्मा प्रोडक्शन रीजन। उसके बाद इसके ऊपर जो 2 हम रीजन बनाएंगे, 2 लेयर बनाएंगे, जिसको हम 3 और 4 कहेंगे, उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट रीजन, और इसका काम होगा प्लाज्मा कन्फाइनमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, ये इसकी फ़ौरन ऊपर जो है मैग्नेटिक कॉइल लगाएंगे फॉर कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, और उसके बाद थर्मल शील्डिंग लगा देंगे, यानी टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा ना हो कि वो बर्स्ट हो जाए, तो वहाँ ऊपर थर्मल शील्डिंग लगा देंगे। इस तरीके से वो हमारा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर या आर्टिफिशियल सन जो है वो बनेगा, जिसका चाइना ने दावा किया है, उन्होंने बना लिया है। अब यहाँ इस वीडियो को मैं क्यों अपलोड कर रहा हूँ और लोगों की डिमांड क्यों ज़्यादा आई है कि हमारे इस्लाम में जो है उलमा कराम का ख्याल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है कि क़यामत की निशानियाँ जो पूरी होंगी, उनमें एक निशानी का ताल्लुक जो है वो सूरज जो है वो ज़मीन पे आना, और उसका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दज्जाल का चलाना, वो भी शामिल है। तो मेरा असल मकसद ये था कि अगर चाइना ने वो चीज़ बना ली है, उसका मतलब है क़यामत की एक और निशानी के करीब हम पहुँच गए हैं। वो हदीस जिसका मैंने हवाला दिया है वो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, फिर उसको मैं अपनी जो रिसर्च है उससे कोरिलेट करूँगा। वो हदीस कुछ इस तरीके से है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि आपने फरमाया कि दज्जाल की सवारी और उसके दोनों कानों के दरमियान 40 गज जितना फासला होगा, और उसका एक कदम 3 दिन के सफ़र जितना होगा। वो कहेगा कि मैं तमाम जहानों का रब हूँ, और ये कि सूरज मेरे हुक्म से चलता है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं सूरज को रोक दूँ? चुनांचे सूरज उसके हुक्म से रुक जाएगा, और यहाँ एक दिन एक हफ़्ता के बराबर होगा। फिर वो कहेगा अगर तुम कहो तो मैं इसे चला दूँ, वो इसे चला देगा, यहाँ तक कि दिन 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। ये जो मैंने आपके सामने हदीस कोट की है, इसमें जो सूरज वाला हवाला है, जो दज्जाल ने दावा किया है, वो है सूरज को रोकने का और सूरज को चलाने का, और उसके साथ दिन रात जो है उसकी मसाफत का कम ज़्यादा होना। तो रोकना और चलाना जो है इसके 2 मतलब हैं। एक तो मतलब ये है कि चलना यानी सफ़र करना और रुक जाना, एक मतलब ये है ऑन और ऑफ़, दोनों मतलब यहाँ वाज़ेह हैं। ऑन ऑफ से मुराद जो अगर हम लेते हैं तो फिर ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसको चलाया जाएगा तो एनर्जी हमें मिलनी शुरू हो जाएगी, और जिसको बंद किया जाएगा एनर्जी बंद हो जाएगी। और दज्जाल जिसका ज़िक्र है वो उससे मुराद हमारे साइंसदान हैं जिस पे काम करेंगे। तो इस तरीके से उलमा कराम का दावा यह है कि अगर ऐसा हुआ है तो क़यामत की एक और निशानी जो है वो पूरी हो गई है। दूसरा मतलब भी यहाँ वाज़ेह है, जो उसने लिखा है कि जब वो सूरज को रोकेगा तो दिन रात की जो मसाफत है वो कम ज़्यादा हो जाएगी, यानी उसके लंबाई और चौड़ाई में फ़र्क आ जाएगा, और जब उसको चलाएगा फिर वो कम ज़्यादा हो जाएगी, उसके लंबाई चौड़ाई में फ़र्क आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि कमांड एंड कंट्रोल सूरज का जो है वो इधर दज्जाल के हाथ में आ जाएगा, यानी इंसानों में हाथ में आ गया है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है क़यामत की निशानी की उलमा कराम के मुताबिक। तो ये असल चूँकि मेरा फील्ड था, न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने 36 साल पढ़ाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है, और मेरे बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो ये मैंने चाहा कि ये चीज़ जो है मैं क्यों न इसमें पहल करूँ। मैंने बड़े ही यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, इस हवाले से इस किस्म की वीडियो नहीं थी, और मटेरियल बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो मैंने मैं आपने समझा कुछ सी भी कि इसको मैं बनाऊँ। अब मैं आखिरी पोर्शन पे बात करूँगा। अगर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर बन जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं,
पहले भी मैंने आपको बताया, मेरे स्टूडेंट भी जानते हैं, कोलीग भी जानते हैं कि मैं वर्ड की एनाटोमी सी जो है चीज़ें याद रखता हूँ और ये मेमोरिक टेक्निक बड़ी कामयाब है। तो अब पहले फ़ायदे की मैं बात करूँगा, उसका मैंने एक फार्मूला बनाया है, फिर इसके नुकसान की बात करूँगा, उसके बाद फिर और बात करेंगे। फ़ायदे के बारे में जो मैंने फार्मूला बनाया है वो है PhD एज DCM, DC मुनव्वर। तो इससे ये बनता है, पी से बनता है कि इसकी पावरफुल एनर्जी में हासिल होगी तकरीबन इन्फिनिटी, इसका प्लेंटीफुल फ्यूल अवेलेबल है। एच से बनता है इसके हेल्थ हैज़र्ड जो हैं लो होंगे, यानी ये हार्मलेस होगा। डी से बनता है कि ड्यूटियम जो है वो बर्निंग ऑफ द सीज़ है, रिवर्स है, ओशंस है, इंस्टेड ऑफ बर्निंग ऑफ द यूरेनियम एंड थोरियम। और ASD से मतलब है ऑटो शट डाउन, यानी जैसे लासन क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाई नहीं होगा, ये बंद हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है आगे ASD एज DC के DC जो है वो डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ प्लाज्मा एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और मुनव्वर से जो है MU बनता है मिलिट्री यूज़, N से बनता है नो। इसको मिलिट्री के प्रॉपर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि जैसे क्राइटेरिया जो है वो आगे पीछे होगा, ये शट डाउन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑटो शट डाउन।